हेलो दोस्तों, मैं माही स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पीएचडी वाले साहित्य एकेडमी में। तो आज से हम यूनिट 3 यानी कि साहित्य शास्त्र, इसमें हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और इसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा पाश्चात्य काव्य शास्त्र है जिसमें कि प्लेटो है, अरस्तु, वाट्सवर्थ, कॉलरिज, टी.एस. इलियट्स, आई. रिचर्ड और नई समीक्षक मिथक, ये सब के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो आज जो है हम प्लेटो और अरस्तु के प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पहला है हमारा प्लेटो का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था। प्लेटो के गुरु कौन थे? तो प्लेटो के गुरु सुकरात है। जो भी आपको इसमें नहीं आता है उसे आप रफली नोट डाउन करते हुए चलिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। गुलामी मृत्यु से भी भयावह, ये बहुत बार ये पूछा गया। ये किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। आदर्श राज्य से कवियों के बहिष्कार की बात किसने की है? ये प्लेटो का कथन है। यह जितने भी दिए गए ये प्लेटो का ही है। प्लेटो ने यथार्थ किसे माना है? प्रत्यय जगत को प्लेटो यथार्थ मानता है। वस्तु जगत प्रत्यय जगत का अनुकरण है और कला जगत वस्तु जगत का। इस प्रकार कला जगत अनुकरण का अनुकरण है। यह मत किसका है? तो ये कथन भी इम्पोर्टेंट है, ये भी प्लेटो का मत है। फिर नेक्स्ट हमारा है, कला की अनुकरण मूलकता की उद्भावना का श्रेय किसे जाता है? तो ये प्लेटो को जाता है, इम्पोर्टेंट है। कला को अनुकरण का अनुकरण मानकर उसमें मिथ्या तत्व का आरोप कर किसने कला को है माना है? तो ये किसने माना है? प्लेटो ने माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कला के अनुकरण मूलकता के संदर्भ में प्लेटो के मत में प्रमुख दोष हैं। कौन सा दोष ये मानते हैं? कलागत सृजनशीलता की अवहेलना का दोष प्लेटो मानते हैं। प्लेटो के काव्य हेतु माना है, किसको माना है प्लेटो ने काव्य हेतु? ईश्वरीय उन्माद यानी कि देवीय प्रेरणा। इनका मानना है कि जो भी हम रचना करते हैं वो सारी मतलब भगवान की कृपा से करते हैं, उनके इशारे पर करते हैं, ऐसा मानना है इसका। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेटो किस प्रकार के दार्शनिक हैं? तो प्रत्ययवादी दार्शनिक हैं। ये भी हमारा पूछा गया है। प्लेटो का कला विषयक दृष्टिकोण कौन सा है ये बताना है, विधेयात्मक या मानविकी। कला के मूल्य या प्रयोजन के संदर्भ में प्लेटो का दृष्टिकोण है क्या? उपयोगितावादी और नैतिकतावादी। तो कला को लेकर जो दृष्टिकोण रखा है तो ये उपयोगितावादी है या फिर नैतिकतावादी है। प्लेटो ने काव्य के 3 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सा भेद है? अनुकरणात्मक, वर्णात्मक और मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि प्लेटो का इयोन, इनके जो ग्रंथ का नाम है, नामक ग्रंथ संबंधित है, यानी कि इयोन जो लिखा गया उसमें क्या विषय रहा है? तो वो एक नाट्य शास्त्र है। क्या है वो? नाट्य शास्त्र है। किससे नाट्य शास्त्र संबंधित है? प्लेटो के संदर्भ में चिंतन का मुख्य उद्देश्य है क्या? आदर्श राज्य का निर्माण करना, यानी कि एक अच्छा राज्य का निर्माण करना। अब यहाँ से देखिए हम अरस्तु को देखेंगे। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ है? मकदुनिया से अस्तगिरा नामक नगर में। मकदुनिया के अस्तगिरा नामक नगर में। अरस्तु के गुरु कौन है? प्लेटो हैं। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु हैं। तो देखिए कि सिकंदर, प्लेटो और अरस्तु किस प्रकार जुड़े हुए हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले आ जाएगा, यहाँ पे प्लेटो, ये पहले हमारा प्लेटो आ गया और ये फिर आ जाएगा हमारा अरस्तु। ठीक है, अरस्तु और फिर इसके बाद प्लेटो के हम आगे रख देंगे
तो सिकंदर के गुरु कौन थे? तो अरस्तु। तो अरस्तु का जो शिष्य हो जाएगा वो हो जाएगा सिकंदर। ठीक है, यहाँ पे सिकंदर हो गया। तो ये देखिए तीनों हमारा क्रम से आ गया। ठीक है, फिर है ज्ञान के सभी शाखाओं में अबाध गति ही पूर्ण ज्ञान है। यह मत किसका है? ये अरस्तु का मत है, ध्यान रखना है। अनुकरण एवं विवेचन सिद्धांत के प्रवर्तक हैं कौन? अरस्तु हैं। कला प्राकृतिक का अनुकरण करती है, कथन है अरस्तु का। अरस्तु ने अपने काव्य शास्त्र में मुख्यतः किस काव्य रूप का विवेचन किया है? तो इन्होंने किसका किया है? दुखांतक यानी कि त्रासदी का किया है। और ऊपर में ये हम देखे थे जो प्लेटो का, वो आदर्शवादी नैतिकतावादी थे। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अरस्तु के अनुसार कलाओं के भेदक तत्व कितने हैं? तो 3 हैं। तो पहला है माध्यम, विषय और तीसरा है पद्धति। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये कोटेशन है, ये अरस्तु का है। कोटेशन देखिए क्या है। दुखांतक ऐसे कार्य व्यापार का अनुकरण है जो गंभीर, पूर्ण तथा कुछ विस्तृत हो, जिसकी भाषा रचना के विभिन्न भागों से पृथक पृथक वर्तमान प्रत्येक प्रकार के कलात्मक अलंकारों से विभूषित हो, जो कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान यानी कि कहानी, आख्यान के रूप में नहीं, कार्य व्यापार के रूप में हो, आख्यान के रूप में नहीं हो, ये समझना है। जो करुणा और भय के उद्बुद्ध कर इन भावों का उचित विवेचन करे, वो क्या है? दुखांत है। ये देखिए दुखांत कैसे माना है, ये दुखांत की परिभाषा भी ऊपर अरस्तु ने दिया है, तो ये कोटेशन भी अरस्तु का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं कि अरस्तु ने दुखांत के कितने अंग माने हैं? तो 6 अंग माने हैं। कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए, ये भी हमारा पूछा जाता है। कथनांक है, चरित्र है, पद योजना है, विचार है, दृश्य है और गीत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय क्या है? कार्यरत मनुष्य। अरस्तु के अनुसार श्रेष्ठतर मनुष्यों का चित्रण दुखांतक में तथा निम्नतर मनुष्यों का चित्रण प्रहसन में होता है। तो ये कथन भी अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक एवं प्रहसन के भेद का आधार क्या होता है? उसमें चित्रित मनुष्यों की उच्चता एवं निम्नता, यानी कि एक उच्च है और एक निम्न है, उसी के आधार पर इन्होंने दुखांत या फिर प्रहसन के भेद किए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है इसमें, थोड़ा सा और है। अरस्तु के अनुकरण कथानक से तात्पर्य है, कथानक से क्या इसका अर्थ होता है ये दिया है, घटनाओं की कल्पनात्मक संरचना। अरस्तु ने दुखांतक का प्रमुख तत्व किसे माना है? कथनांक को माना है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक क्या होता है? कार्य व्यापार का अनुकरण है। अरस्तु, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये देखिए, अरस्तु के अनुसार पूर्ण कथनांक क्या होता है? जिसमें आदि, मध्य और अवसान हो। अरस्तु के अनुसार कथनांक कैसा होना चाहिए? गंभीर, पूर्ण तथा विस्तृत होना चाहिए। ठीक है, अरस्तु के अनुकरण कथनांक का विस्तार होना चाहिए अनुपातिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी हमारे, देखिए पीछे भी मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी, वहां पे क्वेश्चंस बने हुए हैं। अरस्तु के अनुसार सौंदर्य की पहली शर्त होती है अनुपात।
अब यहाँ पे देखिए, अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास से अधिक दार्शनिक तथा उच्चतर वस्तु है, क्योंकि काव्य सामान्य को अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है और इतिहास विशेष को। सामान्य से अरस्तु का तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी अवसर पर संभवतः तथा आवश्यकता के नियम अनुसार कैसा आचरण करेगा, कैसा व्यवहार करेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ये समझने वाला कोटेशंस है, ठीक है। ये अरस्तु का है। प्लेटो के, अब यहाँ देखिए प्लेटो के बारे में, प्लेटो के काव्य और दर्शन किससे विरोध माना। प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ माना है। अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ, क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। फिर कहते हैं अरस्तु ने कितने प्रकार के कथनांकों का उल्लेख किया है। 3 प्रकार के। कौन कौन से आते हैं? ऐतिहासिक, काल्पनिक और अनुश्रुतिक। अब देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना, जबकि अरस्तु ने कवि को निर्माता माना। यहाँ दोनों का अंतर बता रहा है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा कथनांक है। अरस्तु के अनुसार चरित्र के 4 आवश्यक तत्व है: अच्छाई, औचित्य, यथार्थ और सुसंगति। अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है? दुखांत को। सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की? तो ये कथन भी अरस्तु का है। अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है, यह मत भी अरस्तु का है। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं। कौन कौन से? चरित्र, भाव, कार्य, व्यापार। ठीक है। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं, यह कथन भी अरस्तु का है। अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? तो मिमेसिस का किया गया है। अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके अस्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधित मान्यता में क्या अंतर है, ये देखिए यहाँ पे। प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य है, जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को सत्य माना। यहाँ पे दोनों का अंतर है। प्लेटो की दृष्टि आदर्श परक थी, अरस्तु की यथार्थ परक। प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना, जबकि अरस्तु ने सत्य एवं सामान्य कहा है। प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्राकृतिक द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा होता है। ये जो कथन है ये प्लेटो मानते हैं इस चीज को। अरस्तु क्या बोलते हैं? अरस्तु ने के अनुसार कला प्राकृतिक के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है तथा कला प्राकृतिक से अधिक महत्वपूर्ण है। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा था, अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा है। देखिए कितना स्पष्ट रूप से अंतर इसका दिखाया गया इसमें। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना, जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता माना है। ठीक है। यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयोग हुआ है कैथारसिस का, और अरस्तु के अनुसार काव्य प्रयोजन होता है क्या? ये आनंद को काव्य प्रयोजन मानते हैं। ये जो हमारे अभी जून में एग्जाम हुए थे,
2023 में। देखिए वहाँ से मैंने ये प्रीवियस ईयर उठाया है। देखिए यहाँ पे त्रासदी से अरस्तु के काव्य चिंतन के बिंदु से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया कि त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग होते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा दिया है। क्या वहाँ पे आपने पदावली देखा था? देखिए ये दिए हुए हैं ना। यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चंस जो ऊपर देखे थे वहां से ये बने हैं ना। और यहाँ पे आपका यही कोड में दे दिया। वहाँ ये चीजें आपने यहाँ पे वन लाइनर देखा, इन्हीं को वहाँ पे कोड में दे देगा। फिर नीचे ये आपको ABC दे के नीचे कूट दे देगा, विकल्प दे देगा चुनने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए इसके 6 अंग में कौन कौन से माने हैं, क्या क्या। अब वहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 4 बताए हैं ना। देखिए यहाँ पे 4 अनिवार्य, और यहाँ पे कितने माने हैं? 6 माने हैं ना। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक फॉर एग्जांपल देखने के लिए रखी हुई हूँ कि देखिए यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। आपके जो विचारक हो जाएंगे उनके क्या सिद्धांत होंगे, वहां से भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे ही। देखिए है ना, यहाँ से और उनकी रचनाओं से भी मिलाने के लिए आएंगे, इनमें से कौन कौन सी रचना किसकी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना। फिर देखिए यहाँ पे उत्तर आधुनिकता की प्रवृत्ति मानी जाती है कौन कौन से। देखिए यहाँ से भी हमारे क्वेश्चंस बने हैं ना। देखिए, ठीक है। फिर देखिए मैंने ऊपर बताया हमारे सिलेबस में वर्ड्सवर्थ लगे हुए थे। जिस तरह मैंने अभी प्लेटो और अरस्तु को कराया, वैसे ही मैंने वर्ड्सवर्थ को भी कराऊंगी। जितने भी सिलेबस में लगा है सबका मैं लाइन बाय लाइन करवा दूंगी। देखिए यहाँ पे फिर कॉलरेज के बारे में दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। कॉलरिज प्रत्ययवादी थे और उनकी, देखिए अभी ऊपर में अरस्तु और प्लेटो के बारे में देखे, तो जब कॉलरिज को भी देखेंगे तो ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसकी काव्य संबंधी धारणा जैववादी सिद्धांत पर आधारित है। तो जैववादी सिद्धांत से कौन संबंधित है, ये भी हमारा क्वेश्चन बनेगा, तो कॉलरेज सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर, तो मैंने पहले ही बोला है कि आप लोग प्रीवियस ईयर को पहले देखिए फिर चीज़ों को कीजिए, तब आप लोग अनुभव होगा कि क्या सही है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा जो हमारा क्या इसमें टॉपिक रहने वाला है। मैं थोड़ा सिलेबस पे आ जाती हूँ। ये प्लेटो और अरस्तु को कर लिए। नेक्स्ट हमारा होगा वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा वाला देखेंगे, उसके कुछ वन लाइनर प्रश्न उत्तरी करेंगे, ठीक है। उम्मीद है ये सेशन आप लोग के एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।